अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद पांडे और एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की नशिस्त के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और उसी हवाले से जो है वो आज हमारी ये नशिस्त है। सबसे पहली खबर तो एक ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। इसकी डिटेल्स ब्रिगेडियर साहब आपके साथ शेयर करेंगे और बड़ी अहम चीज़ ये है कि हमज़ा शहबाज के जो हलफ के हवाले से चीज़ें थी वो नहीं हो सकी, इसके ऊपर भी बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब के हवाले से अहम खबर जो है वो ब्रिगेडियर साहब आपसे शेयर करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो एक और अहम बात पाकिस्तान के लोगों को जानना ज़रूरी है वो ये है कि बहुत सारे लोगों का जो आपके इंटीरियर पंजाब में, इनर पंजाब में आप लोधरा से ऊपर जाएँ, जो मुल्तान से ऊपर जाएँ, तो डीजल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कपास की काश्त जो है वो डिले हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है बिजली बहुत महंगी है, तो लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं सर अपना। बिजली महंगी तो है लेकिन बिजली आ ही नहीं रही है आपको, नहीं आप नहीं ये भी देखिए, आपको अब हमारे घर में इस वक्त जो है सुबह 8 बजे से बिजली गई हुई है और अब क्या 8 टाइम हो बजे से। गया, 1:30 डेढ़ बज गए, दरमियान में आधे घंटे के लिए आई है। लोड शेडिंग जो है 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस हुकूमत को आए हुए कितने दिन हो गए हैं और उन्होंने क्या तबाह बर्बाद किया है। अभी होगा क्या, बिल्कुल। एक और चीज नोट कर लीजिएगा, बड़ी जी जी। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो गौर करने वालों को गौर करना चाहिए। अभी इन्होंने आईपीपी लास्ट टाइम जिस तरह आईपीपी की पेमेंट की थी और मियां मंशा को पैसे दिए थे ना, याद है आपको, क्योंकि उसमें से शेयर लेना होता है। अभी बड़ी जल्दी आईपीपी की पेमेंट हो जाएगी और डॉलर्स में पेमेंट होगी। तो ये पाकिस्तान के साथ, इधर एक बिजली नहीं आ रही, उधर वो पेमेंट करेंगे, डीजल नहीं मिल रहा वो पेमेंट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत गौरतलब हैं कि ये जो नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, विच हैज़ कम विद द असिस्टेंस ऑफ अमेरिकन एंड ऑल दैट, और इसके ऊपर एक इस तमाम चीज़ के ऊपर कि अमेरिकन असल में चाहते क्या हैं, ये सिर्फ इस हकूमत तक महदूद नहीं है, इसकी आगे और रिक्वायरमेंट्स हैं और ब्रांचेज हैं और शाखें हैं। यानी आज देखिए, और उसके ऊपर हम बात करेंगे और बड़ी डिटेल में बात करेंगे। इंडिया 30% लेस पे पेट्रोल ले रहा है रशिया से। रशिया ने हमें भी यही कहा था कि हम आपको पेट्रोल भी देंगे और गैस भी देंगे, लेकिन आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान जो तेल ले रहा है उसकी कितनी पेमेंट कर रहा है, कितना आपका सर्कुलर डेट चल रहा है, और लेकिन अमेरिकन ने आपको मजबूर किया कि वो नहीं चाहते कि आप रशिया की तरफ जाएं। अब इसके ऊपर एक और अमेरिकन पॉलिसी क्या है, उसके अंदर जो कल का अटैक हुआ है उसके साथ क्या लिंकेजेस हैं, ये तमाम चीज़ें एक नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे और लोगों को इसके बारे में फैक्ट्स के साथ, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई गलत खबर नहीं, फैक्ट्स के साथ लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि असल, ताकि पाकिस्तानियों को पता हो कि पाकिस्तानियों के मुकद्दर से किस तरह खेला जा रहा है। अब शहबाज शरीफ चला गया, सऊदी अरब चले गए, वहाँ नारे लगेंगे, आप देखिएगा क्या होगा। लोगों को वहाँ पे पता है। मैं एक अपना हारून रशीद साहब का प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर दुआएं हो रही हैं तो इमरान खान के लिए दुआएं हो रही हैं, क्योंकि लोगों को कुछ चीज़ें महसूस कर रहे हैं तो वो लोगों के लिए दुआ। यहाँ बहुत से मशाइख हैं, उलमा हैं जो इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं, वो खुल के सामने नहीं आ सकते। मेरे एक दोस्त का मुझे टेलीफोन आया ख़ास तौर पे अपना कराची से कि जी यहाँ पे वो बहुत सारे मशाइख हैं और बहुत सारे उलमा जो सही लोग हैं, जो शेखुल हदीस हैं, शेखुल मशाइख हैं, वो इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए कि इमरान खान ने जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारा बुलंद किया था, वो दुनिया ने उसको, जो दुनिया न सिर्फ ये कि मुस्लिम वर्ल्ड बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको एक्नॉलेज किया आज। और आज उसकी एक और कामयाबी आई है, आपकी नज़र से शायद गुजरी होगी कि ट्विटर ने एंटी इस्लाम हेट स्पीच बैन कर दी है ट्विटर के ऊपर। ये है इस्लामोफोबिया को उठाने का रिजल्ट सर बैन कि कर आप। दिया। और जिसकी हमने कुछ अर्सा पहले बात भी की थी, जो कि जो है वो तौबा नौजुबिल्ला, जो कि ब्लास्फेमी फैलाता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून बनाता था, उसका अकाउंट मुअत्तल कर दिया। उसका अकाउंट मुअत्तल कर दिया है। तो ये है जो आप जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि बात करके क्या हुआ, ये है जो रिजल्ट। क्योंकि इस्लामोफोबिया जो है वो आपको पता है दुनिया में एक हथियार के तौर पे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी फ्रांस में इलेक्शन हुए हैं, मैक्रॉन और एक लेडी थी जो इलेक्शन लड़ रही थी, और मैक्रॉन ने जो कुछ किया इस्लामोफोबिया के लिए, वो भी आपकी जगह
मैक्रॉन ने जाकर रिकॉन्सिलिएशन की कुछ मुसलमानों के साथ, उसकी जो स्टेटमेंट हिजाब के हवाले से वो कुछ लेसर एक्सटेंट की हो गई एज कंपेयर टू जो लेडी वहां पे कंटेस्ट कर रही थी उसके अगेंस्ट। तो मुसलमान जो है ज्यादा मैक्रॉन की तरफ ओरिएंटेट हो गए। और इस तरह दुनिया में जो इस्लाम के खिलाफ हर चीज, यानी अमेरिका में कोई दहशतगर्दी का वाकया अंग्रेज करे, अमेरिकन करे, स्कूल में फायरिंग करे, शॉपिंग मॉल में फायरिंग करे, लोगों को कत्ल करे, तो वो तो बन जाता है इनसेन, कहते हैं जी पागल है। अगर कोई मुसलमान किसी से काम करे उसको फॉरेन रिलीजन से रिलेट कर लेते हैं। सारे मुसलमान तो कोई ये नहीं है कि कोई क्राइम मुसलमानों के ममालिक में नहीं हो सकते या कोई कत्ल नहीं हो सकते, तो वो उसको रिलेट कर लेते हैं इस्लाम से। तो ये इस्लामोफोबिया की वो लहर थी जिसको आइडेंटिफाई करना दुनिया में बहुत जरूरी था। इमरान खान साहब ने उसको आइडेंटिफाई किया, टर्की ने उसको आइडेंटिफाई किया, महातीर मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर न सिर्फ ये स्टेटमेंट दी, बल्कि महातीर मोहम्मद ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जिसमें पाकिस्तान अमेरिकन के प्रेशर में नहीं गया था। बहुत सारे ममालिक ने इसको एक्नॉलेज। तो इस्लामोफोबिया को जरूरत समझ किया कि इस्लाम को जिस तरह बदनाम किया जाता है और इस्लाम को हेट स्पीच के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ क़यादत आवाज़ उठाए और क़यादत को बोलना। अब देखिए ना, अगर मुफ्ता इस्माइल जाके अटलांटिक काउंसिल में बयान देते हुए कुरान शरीफ की आयत के खिलाफ का मज़ाक़ खेज बयान देता है, उसको तालिबानाइजेशन से लिंक करता है, तो ये क्या वेस्ट इसके ऊपर खुश नहीं होगा? इमरान खान इन्हीं चीजों को रोक रहा था ना, या रोकना। चलिए इमरान खान की बात ना करिए, हमें आम आदमी के सर तौर आप पे। मुनाफत का आलम चेक करें, आप इसमें ब्रिगेडियर साहब मुनाफत का आलम चेक करें। इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, कल शाम को लाहौर के अंदर वो एक जगह पे जो है वो खिताब कर रहे थे वानी इकबाल में, उनके मुंह से एक गलती से ना बेसिकली वो बात उनकी जो है वो दुरुस्त थी, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको निकाल कर उनका क्लिप जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो लाइक माइंडेड साथी हैं वो उसको प्रमोट कर रहे थे। एक तरफ मुफ्ता इस्माइल को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे। यही तो मैं ये कह रहा, यही कितना तो ये फ्लैग्रेंट चीज है। यही तो येलो जर्नलिज्म है, यही तो पेड जर्नलिस्ट है। वो आप देखेंगे, वो तस्वीर एक चलाइएगा हामिद मीर की कि वो बिलावल से गले मिल रहा है, तो बिलावल की जेब में एक लिफाफा पड़ा हुआ है और उसके बाद वो लिफाफा, वही लिफाफा हामिद मीर की जेब में शिफ्ट हो जाता है। तो यही तो है जो साफी। अब देखिए 3,000 लोगों को आज उन्होंने ईसीएल से निकाल दिया है, 3,000 लोगों को ईसीएल से निकाल दिया है। और उनमें कौन है? मलिक रियाज को ईसीएल से निकाल दिया, जैन मलिक को ईसीएल से निकाल दिया, एक आगा वासिफ थे सेक्रेटरी एनर्जी के अंदर में, एनर्जी का बहुत बड़ा डिबैकल हुआ था और किक बैक चले थे, उसको ईसीएल से निकाल दिया। एहसन रजा दुरानी थे एक समिट बैंक वाला, समिट बैंक में जो फ्रॉड हुए थे, सिंध बैंक के दोनों प्रेसिडेंट जो थे उनको निकाल दिया। मंजूर कादिर काका जो लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व है, यानी अब ये सेकंड फेज है। उसका तो आपने निकाल दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले फेज और में जो आसिफ जरदारी साहब का नाम कर रहा था, आसिफ जरदारी साहब तो दुबई चले गए हैं। देखिए, जो लैंड ग्रैबिंग में जो पहले इन्वॉल्व थे उनको मिनिस्टर बना दिया। वो लैंड ग्रैबिंग में, कत्ल में, माफियाज में, वो कोई हेल्थ मिनिस्टर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया। किलिंग में, बल्दिया की किलिंग में जो एमक्यूएम के लोग, उनको मिनिस्टर बना दिया। अब वो पहले फेज में वो उनको बनाए, अब दूसरे फेज में वो लोग ईसीएल पे, लैंड ग्रैबिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में ईसीएल पे, तो उनको। तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क के बच्चों का जो थीसिस है और आपका सिलेबस चेंज किया जा रहा है, और जो जमहूरियत के नॉर्म्स हैं, जो पार्टियों के मंशूर हैं, उसके अंदर आइंदा लिखा होगा कि लैंड ग्रैबिंग करे, कत्ल करे, लोगों को मारे, डाके डालें, मनी लॉन्ड्रिंग करे, आप इलेक्ट हो जाएंगे एमएनए एमपीए और आपको मिनिस्टर बना दिया। ये आएगा पीपल्स पार्टी के मंशूर में, पीएमएलएन सारी पीपल्स पार्टी के मंशूर में अभी आएगा कि डाके मारो और मिनिस्टर बढ़ो। पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, होटल स्कूलों से गायब हो, टीचर्स को मारो, लैंड ग्रैबिंग। ये अब बड़ा, यानी पहले फेज में जो क्रिमिनल्स थे उनको मिनिस्टर, अब दूसरे फेज में ये चीज है उन लोगों को ईसीएल से निकाल दिया गया। ये हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में। अब कल जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, जो फर्द जुर्म आयद होनी थी अपना शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और जो फर्द जुर्म आयद होनी थी नवाज शरीफ, वो अपना शमला, वो नहीं हुई, बल्कि डायरेक्शन दे दी गई कि इनसे हलफ ले लें। हालांकि वो सिर्फ फैसला नहीं था, वो एक ऑब्जर्वेशन थी जो दी गई थी कि जिन वो ऑब्जर्वेशन विड्रॉ कर ली गई। अब बात ये सोचने की यहाँ पे आती है, मैं एक चीज को देख रहा था कि देखिए नवाज शरीफ ने किस तरह एक, इस वक्त एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ अपना यया,
और वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कि 1992 में जब इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा क्या सुल्तान, इसकी शादी हुई थी, तो नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसको एक रेड कारपेट डिनर दिया था, सईद मेहदी की फैमिली को, सिकंदर को और रुबाब को, और जो उनकी बीवी है और जो उनकी बाकी फैमिली के मेंबर थे। वो आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। देखिए ये राजा जो अपना सिकंदर सुल्तान है, इसको बुनियादी तौर पे पीटीआई की फंडिंग का केस सुनना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। 1992 में जब इसकी अपना इसको जब इनकी शादी हुई थी सईद मेहदी की बेटी से, रुबाब उनका नाम है, तो नवाज शरीफ ने एक बड़ा रेड कारपेटेड डिनर दिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरी फैमिली को। और सईद मेहदी साहब आपको पता है कि बहुत ज्यादा एफिलिएटेड रहे हैं पीएमएलएन से, और खासतौर पे जाती तौर पे नवाज शरीफ से, और उसके साथ साथ जो इनकी फैमिली है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे, अभी मैंने कल आपको बताया था डीआईजी विशाल का भी, तो वो उसको भी ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं आईजी इस्लामाबाद, जो इनके अपना इन्हीं की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और सईद मेहदी साहब इंसिडेंटली आजम खान के जरिए इमरान खान को भी मिले थे, और वहां उन्होंने अपनी मजलूमियत का जो है किस्सा है वो पेश किया था कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, जिसके बाद ये राजा सिकंदर लगाया, और उसके बाद फिर इमरान खान ने भी कहा कि इसने कितने फैसले पीटीआई के खिलाफ दिए। अब कल जो फर्द जुर्म लगनी थी शहबाज शरीफ पे और हमजा, वो नहीं लगी। आप ये सोचते नहीं, आपके जहन में नहीं आता कि क्यों इतना रिलीफ इनको प्रोवाइड किया जाता है, क्यों 14 मई तक फर्द, हम जो अदालत का जो फैसला है उस पर बोल नहीं सकते, अदालत का जो फैसला सुप्रीम है। कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जमानत पे चल रही है। देखिए ना, अदालत का फैसला आ गया, चले गए, प्राइम नई हुकूमत बन गई, लेकिन ये जो चीजें फर्द जुर्म आयद होने वाली होती है, इनको किस लिए डिले किया जा रहा है? आखिर कोई वजह है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है, तो इसको इसका मुसीबत ये है कि अगर आप एक थोड़ी सी हिस्ट्री में, नवाज शरीफ की हिस्ट्री में जाए ना, तो उसने उस तरह लोगों को इस तरह ओबलाइज किया है कि जिसने पूरे का पूरा आपका सिस्टम करप्ट कर दिया है। मैंने आपसे अर्ज किया था, ये अता तारड़ के दादा थे और रफीक तारड़, ये पाकिस्तान का जहाज लेके इमरान अपना नवाज शरीफ के साथ गए थे क्वेटा, जब जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वहां पे उनके ऊपर बाकायदा हमला किया, पीएमएलएन के वर्कर्स ने हमला किया। 3 दिन वो जहाज क्वेटा एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, जजों को रिश्वत, वहां पे लोगों को रिश्वत देते रहे। भाई किस तुक में आप गए थे वहां पर जहाज लेके? उनको क्या किया? उनको आपने नवाज दिया, उनको बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद अब ये शाह साहब है कि उनके जो आए हुए हैं और रोजाना तड़ियां दे रहे होते हैं टीवी पे बैठ के कि अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि जीन जिस तरह है वो उसी तरह चलते हैं, जहां डिफेक्ट है वो आगे वाले आने लोगों में भी वो डिफेक्ट नजर आता है। उसके बाद आप देखिएगा कोई और, जस्टिस नसीम हसन शाह को देखिए, जस्टिस नसीम हसन शाह ने उसको पहले उसका बेनजीर ने बताया था, बेनजीर शहीद की एक स्टेटमेंट थी कि 20 करोड़ रुपए यूनान के एक बैंक में पे हुए, तो बेनजीर ने कहा ये चमक थी। उसके बाद उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। कहाँ जस्टिस, कहाँ क्रिकेट बोर्ड, क्या ताल्लुक आपस में बनता है? क्या इस तरह ओबलाइज करते हैं? अब रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता, वसीम था पहले, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई अच्छा क्रिकेटर हो, आप उसको इन प्रोफेशनल, लेकिन नहीं जी, अब ये तो मुगल 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 बादशाह। उसके बाद जस्टिस आप बतौर पंजाब वज़ीर आला नजम सेठी बाद में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग गया, चेयरमैन में। अब उसके बाद देखिए जस्टिस नसीरुल मुल्क जो था, वो अपना उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि उन्होंने इनके लिए फैसले। उसके बाद आप जाइएगा मलक कयूम और परवेज मलिक की जो फैमिली है, हालांकि परवेज मलिक साहब बहुत आला आदमी है, परवेज मलिक साहब वाज अ जेम ऑफ अ मैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनकी फैमिली भी, शाइस्ता मलिक साहब भी बड़े बहुत मतलब है सुलझी हुई, लेकिन उनका जो जस्ट मलिक कयूम के साथ ताल्लुकात थे, और जो कॉल रिकॉर्ड की गई थी, वो क्या वो ये डिजर्व करती थी कि आप मलिक कयूम को इतनी जो है वो लिवरेज प्रोवाइड करें? उसके बाद देखिए इफ्तिखार चौधरी किस बेटे को रिकॉर्ड का चेयरमैन लगा दिया। इफ्तिखार चौधरी की अगर आप इफ्तिखार चौधरी के ज़माने की अगर आप उसकी वे ऑफ वर्किंग निकाले ना, तो एक दफ़ा ये पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब में वो आए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ भी विजिट कर रहे थे, और वो भी विजिट पे आ गए थे, तो उनको एक मर्सिडीज पुरानी दे दी गई थी। उन्होंने शो कॉज नोटिस शुरू कर दिया चीफ सेक्रेटरी को, डीजी प्रोटोकॉल को, और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे पुरानी मर्सिडीज क्यों दी है? भाई अगर प्रेसिडेंट लाहौर का विजिट कर रहा था तो नई गाड़ियां उसी के पास जानी थी ना।
तो फिर चौधरी परवेज लाई साहब को भी इंटरफेयर करना पड़ा। और ये उसका तरीका यहाँ से चलता था, वो हर कोयटा तक बाई रोड जाता था, हर जगह जो डीओ डीपीओ होता था वो जिले के बाकी अपने काम छोड़ के उसको रिसीव किया। बाकी जो चीजें है तो शर्म आती है उन चीजों को कहते हुए, लेकिन उसके बेटे को आपने, और उसके बेटे की जो स्टोरियां हैं, जो दुबई में उसकी जो स्टोरियां हैं, जो किक बैक की उसकी स्टोरियां हैं, वो भी आपके सामने है। मैं आप उसको क्या कहूँ। उसके बाद खलील रमजा साहब के बेटे को एक बड़ी यंग एज में आपने उनको उसको ओबलाइज किया, जस्टिस रियाज कैनी को ओबलाइज किया। उसके बाद इरफान सद्दीकी साहब, जिन्होंने, यानी इरफान सद्दीकी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पे थी, और उस अखबार में उन्होंने लिखा था वो जो टीटीपी का जो बैतुल मसूद था, उन्होंने कहा जी वो वो तो फूल ऐसे की तरह, जब नवाज साहब बर्तानिया से वापस आए थे मरियम बीबी के साथ 2018 में, तो वो साथ उस फ्लाइट में आए थे। मैं फ्लाइट पे आने के बाद आप देखिए कि पीएमएल, अब कहते हैं ना कि जी आप पॉलिसी, पीएमएलएन ने वो मेजर आमिर को निकाल के उनसे टीटीपी से मुज़ाकरात का आगाज किया था। भाई आप दहशत गर्दों से, हमने जब इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात करेंगे, लोगों ने कहा जी किससे मुज़ाकरात करेंगे, वहां कौन सी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, उधर तो सेंट्रल लीडरशिप। लेकिन इससे पहले इन्होंने आगाज किया। और उसमें इरफान सद्दीकी साहब का मैं हैरान हो गया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि वो बैतुल्लाह मसूद वो तो फूल की तरह नरम है, फलाना है, ये हाल है इन लोगों का। उसके बाद अताउल्लाह कासमी को जिस तरह पीटीजी का चेयरमैन लगाया गया, फिर दवाइयां जो उसके उससे निकली, जो उसने करप्शन की, वो आपके सामने। तो ये वो चीज है। मुश्ताक मिन्हाज को मिनिस्टर बनाया गया। नजम सेठी साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं ना, उनका अपना अखबार है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन को बना दिया इसलिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपने बना दिया, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। तो ये जो चीजें आपको इस तरह करके लोगों को नजर आती हैं, वो एक गलत रिवायत कायम कर रही है। आपने ऐसे जस्टिस सदीकी को गवर्नर लगाया, वो तो उनकी 4 दिन बाद डेथ हो गई। क्या वो इस काबिल थे कि उनको गवर्नर लगाया जाए? वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे जज थे, लेकिन वो डेथ बेड पे थे। तो क्या आप डेथ बेड पे जो लोग होते हैं दुनिया में, उनको कोई लगाता है इस किस्म की इंतजामी पोजीशंस में? इसलिए तो पाकिस्तान के, मैं यही कहता हूं ना कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से खिलवाड़ करना ये बहुत आसान है, क्योंकि कोई यहाँ कोई चेक और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने बताया था कि नवाज शरीफ लंदन गया था, जहाज एक पीआईए का ले गया, वहां पे कितना वो नुकसान हुआ और कितने पैसे हैं जो उस जहाज के हिसाब से नवाज शरीफ के खाते में हाँ, आते हैं, लेकिन नवाज लेकिन शरीफ वो पैसे किसने पे तो ये किए? भी सर बताएं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या चमगुइयां चल रही हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान, वो अभी पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं है। बेशक उनको पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट उनको मिला है ताकि वो दीगर ममालिक के अंदर ट्रैवल कर सके, और 10 साल का जो है वो पासपोर्ट उनको दिया गया। तो आप क्या एक समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादती है, उसको पाकिस्तान पासपोर्ट इशू करेंगे? होना, उसको उसको पासपोर्ट इशू होना और इसहाक डार को पासपोर्ट इशू होना, यही तो आपके सिस्टम से खिलवाड़ है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। एक शख्स एब्सकॉन्डर है, एब्सकॉन्डर के लिए कोई आपके कानून में एक सजा तजवीज की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सकॉन्डर के लिए सजा, आप उस सजा के जरिए चले ना। नवाज शरीफ जो है कन्विक्टेड क्रिमिनल है, मैंने तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जो सिसिलियन माफिया का लफ्ज है, वो मोहतरम चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के खोसा साहब, उन्होंने तहरीर किया था, उन्होंने उस केस को सुना था, उन्होंने उसके ऊपर फैसला दिया था। तो जस्टिस खोसा साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, वो गलत फैसला तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का भी केस सुना था, और उन्होंने उसको रूल को डिफाइन करने की बात की थी, और बड़ी ठीक बात की थी। तो बात यह है कि अगर हम फैसलों का एहतराम करते हैं, और अदलिया के फैसलों का एहतराम, जिस तरह अभी हुआ कि हुकूमत चेंज होगी, तो अदलिया का ये भी तो फैसला एग्जिस्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ इज ए क्रिमिनल। फिर ये भी है कि वो झूठ बोल के गया है, फिर वो इश्तहारी हो चुका है। अभी कोर्ट ने कितनी दफा बुलाया, इट डिडंट कम बैक। तो ये तो असूलों की बात है ना, पाकिस्तान के लोगों को इस चीज के ऊपर गौर करना जरूरी है, और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना भी जरूरी है। बात है इसका साहब, इसहाक जो अदलिया है, हमारी है। जो अशराफिया है, या जो लोग क्या कहते हैं सजा पा चुके हैं और वो मुल्क से बाहर है, तो वो तो हमारी अदलिया की तौहीन, हमारे अदारों की तौहीन नहीं कर रहे इस तरह। तो अदारों की तौहीन तो कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं ना, उसका नोटिस लेना चाहिए। आप बारहा आप रूल्स रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अब उसका रोल, वो अपना बाबर इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था हम बेजबान हैं, हम नहीं बोल सकते।
हमारे खिलाफ जो बात करता है उसके ऊपर मुकदमा चलाना और उसको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत वक्त का और अदारों का काम होता है। अगर आप सुओ मोटो नोटिस बहुत चीज़ों पर ले सकते हैं, तो आपकी अगर वो फौज के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसको भी तो रोकना जरूरी है ना। जैसे अदलिया का एहतराम है, इस तरह फौज का भी एहतराम है। तो अब ये जो चीजें सिस्टम से जो खिलवाड़, मैंने जो आपसे बुनियादी तौर पे जो जिक्र किया है वो ये है कि हमारे यहाँ एक शख्स होता है जो पूरे सिस्टम को करप्ट करके रख देता है, पूरे सिस्टम की तबाही में। जिस तरह अभी शहबाज शरीफ ने आते ही 70 लोगों को हज पे जाने का ऐलान कर दिया, 3000 लोगों को आपने ईसीएल से निकाल दिया बगैर किसी तरफ भेजे हुए, बगैर अदालत से मशवरा किए हुए, बगैर उन अदालतों से मशवरा किए हुए जिनके जिनके जरा से बगैर उस अदालत से मशवरा किए हुए इंटीरियर मिनिस्ट्री में जिन्होंने किसी को जो है वो ईसीएल। ये तो यहाँ तो मादक कदर खुली आजादी है। इस तरह तो मुगल शहनशाह भी नहीं किया करते थे जिनकी पूरी बादशाहत होती थी, कोई चेक करने वाला भी नहीं। हमारे हमारे यहाँ जो लोग देख रहे हैं चीजों को, उनको चीजों को चेक करना जरूरी है या नहीं है। तो क्योंकि अदालत का फैसला एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा नवाज शरीफ के सिलसिले में। और नवाज शरीफ ने जो कुछ वहां जाके जिस तरह अदारों के पास मौजूद है कि किस तरह मुख्तलिफ होटलों में उसने रॉ के लोगों से मुलाकात की, रॉ के स्टेशन चीफ से मुलाकात की, सीआईए के लोग उनको मिलते हैं, अपना मुसैद के लोग उसको मिलते, क्यों मिलते हैं? सवाल ये वाई, देयर इज सम रीजन, एंड रीजन इज एंटी पाकिस्तान, रीजन इज नॉट एंटी गवर्नमेंट, रीजन बेसिकली मस्ट बी एंटी एंटी। पाकिस्तान, आप एंटी स्टेट पाकिस्तान के और खिलाफ साजिश, आप बिलावल भुट्टो करने देखिए। आप, मैं सिर्फ करके इतना अर्ज करता हूँ कि हमारे जो आपने एक चीज नोट की है कि जब जब नवाज शरीफ वहां पे मुलाकातें करते हैं, नवाज शरीफ की कोई ना कोई खबर आती है तो जहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई धमाका या ब्लास्ट हुआ होता है। यही तो मैं आज का लिंकेजेस है ना इसके, मैंने कहा इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ दुख ये है कि पॉलिटिकल लीडर सोच समझ के लफ्जों को इस्तेमाल नहीं करते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने साजिश की है। साजिश एक नेगेटिव लफ्ज है, साजिश एक बुरा लफ्ज है। आप किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर सकते, चाहे वो गलत काम अगर एक प्राइम मिनिस्टर कर रहा है या कोई चीफ मिनिस्टर कर रहा है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह हक नहीं पहुंचता कि उनके खिलाफ साजिश करे। तो ये जो लफ्जों का जो गलत इस्तेमाल है, जो रिप्रेजेंट करता है आपके दिमाग के अंदर की किसी या तो लो एजुकेशन को, लो विजन को, या आपके अंदर समझ ही नहीं है स्टेट क्राफ्ट की। तो ये जो चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग एग्जिस्टिंग एट द बैकग्राउंड, यानी जो साजिश की बात हो रही है और मुदाखलत की, वो पीछे बैकग्राउंड में एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए आपकी जबान से ये चीजें निकल जाती है। तो ये जो कुछ हुआ है और ये सिस्टम का जिस तरह खिलवाड़ किया गया है, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई ठीक होगा किसी भी तरीक़ाकार से, क्योंकि जब आने के 4 दिन बाद आप अनाउंस कर दें कि 70 आदमियों के साथ आप उम्रे पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस फोबिया से बाहर नहीं आए हैं जो करप्शन का फोबिया आपके जहन में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये जानना जरूरी है कि उनकी ये जो हुकूमत आई है ये कर क्या रही है और किस तरह इसको इम्पोज किया गया पाकिस्तान के ऊपर। तो आई होप पीपल रियलाइज दिस एंड वी कैन, हम एक आने वाले दिनों में एक सही जजमेंट जो है इलेक्शन के अंदर करके एक सही तरीक़ाकार को के जरिए एक सही हुकूमत को, कमिटेड लोगों को, पाकिस्तानियों को, क्लीन लोगों को, ट्रांसपेरेंट लोगों को जो है वो कुर्सी इक़्तिदार पर लेके आए। हम होप यही करते हैं इंशाल्लाह ताला कि चीजें बेहतरी की तरफ जाए और पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त समत में आगे बढ़े। नाजरीन, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।